नमस्कार, मैं राम स्वामी मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम अध्याय नंबर 3 यानी कक्षा 11 का अध्याय नंबर 3 मौर्यकालीन कला का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो स्माइल 3.0 व आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत बनाए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पटना, विदिशा, मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई। यानी हम मौर्य काल पढ़ रहे थे। मौर्यकालीन कला में हमने इससे पहले हम जो सारनाथ के से जो मूर्तियां मिली, सारनाथ से जो स्तंभ मिला, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थल जो मौर्यकालीन स्थल है, यहाँ से यक्षों की और यक्षिणियों की यानी यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां यानी बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई है। मौर्य काल में ये जो इस प्रकार की यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्तियां बनाई गई है, ये मूर्तियां संभवतः बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं जो अधिकतर खड़ी हुई स्थिति में ही बनाई गई है। जैसे ये मूर्ति देखो, खड़ी हुई यक्ष की मूर्ति बनाई गई है। इस प्रकार से खड़ी मुद्रा में ही मूर्ति बनाई गई है। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है, यानी इन सभी प्रतिमाओं में, ये जो मौर्य काल में जितनी भी प्रतिमाएं बनाई गई, उन सभी प्रतिमाओं में एक तत्व है जो विशेष है। विशेष ये तत्व है कि इनकी सतह पॉलिश की हुई, यानी इन मूर्तियों की जो सतह है वो कैसी है? पॉलिशदार सतह है। यानी सतह कैसी है? चिकनी सतह है। इनके चेहरों पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है। इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों के चेहरों पर जो प्रकृति विज्ञान है, प्रकृति विज्ञान की जो निपुणता है, जो कुशलता है, वो स्पष्टतः दिखाई दे रही है। और अन्य अंग प्रत्यंग और इसके अलावा अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज, पटना में देखा जा सकता है। यानी यक्षिणी की जो प्रतिमा है, इसका एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण यानी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का उदाहरण है जो दीदारगंज के पटना से हमें देखने को मिलता है। कहां से? दीदारगंज। और दीदारगंज कहां है? पटना में है। यानी दीदारगंज यानी पटना के दीदारगंज से देखा जा सकता है। यह एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है। यानी जो दीदारगंज से प्रतिमा मिली, वो प्रतिमा लंबी है, ऊंची है और सुगठित यानी बहुत ही सुंदर डील डोल में गठित की हुई प्रतिमा या मूर्ति बनाई गई है। और इसे देखने से पता चलता है कि इसका निर्माता मानव रूपाकृति के चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशील था। यानी ये जो दीदारगंज की जो यक्षिणी की प्रतिमा मिली थी, दीदारगंज से किसकी प्रतिमा मिली थी? दीदारगंज से जो प्रतिमा मिली थी वो मिली थी एक यक्षिणी की प्रतिमा। और ये यक्षिणी की प्रतिमा, इस प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें जो निर्माता है वो निर्माता मानव रूपाकृति चित्रण में बहुत अधिक क्या था? निपुण था। और निपुण था और इसके अलावा बहुत ही संवेदनशील था। इस प्रतिमा की सतह कैसी है? चिकनी है। यानी चिकनी सतह मौर्यकालीन जो मूर्तिकला है उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है। पक्की मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। यानी पक्की मिट्टी से बनी आकृतियां और ये जो पत्थर की बनाई गई प्रतिमाएं हैं जो यक्ष और यक्षिणियों की है, इन दोनों मूर्तियों की अगर हम तुलना करें तो ये मूर्ति है जो चित्रण की दृष्टि से, ये मूर्ति चित्रण की दृष्टि से
उन मूर्तियों से यानी पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियों से बहुत ही अलग है। यानी दोनों प्रकार की मूर्ति में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। उड़ीसा के धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए एक विशाल हाथी की आकृति भी मूर्तिकला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी उड़ीसा में एक धौली नामक स्थल है। उस स्थल पर चट्टान को काट करके एक विशाल हाथी की मूर्ति बनाई गई। किसकी मूर्ति? यानी उड़ीसा के धौली स्थल से किसकी मूर्ति मिली? एक हाथी की मूर्ति मिली। और ये मूर्ति है जो मूर्तिकला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता, रेखांकन और लय पारखी की सुंदरता का क्या है? एक उत्कृष्ट नमूना, एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। और इस मूर्ति पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख या एक लेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण हैं। ये जितनी भी प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं आकृति के निरूपण का बहुत अधिक सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। बिहार में बाराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा, यानी बिहार में बाराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा, जिसे लोमस ऋषि की गुफा भी कहा जाता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लोमस ऋषि की गुफा कहाँ है? तो ये बाराबर की पहाड़ियों में है। और बाराबर की पहाड़ियां कहाँ है? बिहार में है। सीधा प्रश्न आता है, बाराबर बिहार में की पहाड़ियों में शैलकृत कौन सी गुफा का निर्माण किया गया है? तो वो गुफा है लोमस ऋषि की गुफा। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवर्ताकार चैत्य चाप यानी मेहराब की तरह सजा हुआ है। कौन सी? लोमस ऋषि की गुफा का जो प्रवेश द्वार है वो अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप के समान यानी मेहराबदार युक्त है। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है। लोमस ऋषि की गुफा में जो चैत्य की जो मेहराब है, उस मेहराब पर एक किसकी प्रतिमा बनाई गई है? एक हाथी की प्रतिमा भी उकेरी गई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है। इस गुफा का भीतरी कक्ष कैसा है? इस प्रकार से आयताकार है। और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है, प्रवेश द्वार है। और प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की एक तरफ दीवार पर है। इसका जो प्रवेश द्वार है ये एक बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार पर टिका हुआ है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय यानी मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा यह गुफा बनाई गई। कौन सी गुफा? लोमस ऋषि की गुफा। कौन सी गुफा? लोमस ऋषि की गुफा। लोमस ऋषि की गुफा किसके द्वारा बनाई गई? सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई। और किस लिए बनाई गई? आजीवक संप्रदाय या आजीवक पंथ यानी बौद्ध धर्म के साधुओं के लिए बनाई गई। यानी आजीवक पंथ या आजीवक संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है। यानी लोमस ऋषि की गुफा मौर्यकालीन कला का या मौर्यकालीन काल का एक सर्वोत्कृष्ट या एक अच्छा उदाहरण है। मगर प्रवृत्ति काल यानी इसके बाद में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई। यानी इसके बाद लोमस ऋषि की गुफा के बाद के समय में यानी मौर्य काल के बाद में यानी आगे जैसे जैसे मौर्य काल आगे बढ़ा, धीरे धीरे पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की लोकप्रियता अधिक होने के कारण लगभग संपूर्ण भारत में स्तूपों और विहारों का निर्माण है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। प्रश्न सीधा आता है, स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू होने का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण यह था
बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता। किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म बोलो या हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमा भी बनती रही। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं जिनसे हमें इस बात का पता चलता है कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमा भी मौर्य काल और मौर्य काल के बाद भी बनती रही थी। यह जान लेना जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों को कहते हैं रेलिक्स। यानी यह जान लेना बहुत जरूरी है कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों यानी रेलिक्स पर बनाए जाते थे। किस पे बनाए जाते थे? रेलिक्स पर बनाए जाते थे। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में कहा? राजगृह, वैशाली, वेथद्वीप और पावा, यानी बिहार में राजगृह, वैशाली, वेथद्वीप और पावा। इसके अलावा नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा और रामग्राम। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो कुशीनगर, पिपलीवान में स्थापित है। कैसे? यानी भगवान बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए गए स्तूप हैं, जो बिहार में तो राजगृह, वैशाली, वेथद्वीप और पावा में है, जबकि नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा और रामग्राम में है। और इसी प्रकार के स्तूप उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पिपलीवान में स्थापित है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। इसके अलावा अन्य जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे स्तूप हैं जो भगवान बुद्ध के अवशेषों पर भी बनाए गए हैं। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं। यानी ऐसे स्तूप जो भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए हैं, ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बनाए गए हैं, जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। जो गंगा की घाटी से क्या है? बाहर बसे थे। स्तूप, विहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों यानी परिसर के भाग है। सीधा प्रश्न आता है, विहार, स्तूप, चैत्य ये किसके भाग हैं? तो ये बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों के या परिसर के क्या है? भाग है। लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान यानी बौद्ध धर्म के हैं। यानी इसके अलावा हम देखें स्तूप, विहार और चैत्य कि ज्यादातर किसके मिलते हैं? तो ज्यादातर बौद्ध धर्म के मिलते हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बेराठ स्थल पर स्थित स्तूप है। यानी इस प्रकार का स्तूप है जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी की स्तरीय संरचना, यानी ईसा पूर्व की जो 3री शताब्दी उस समय की उत्कृष्ट संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बेराठ स्थल पर स्थित एक स्तूप है, वहां से मिलता है। सांची का महान स्तूप जिस पर आगे चर्चा की जाएगी। सांची का महान स्तूप जिसके बारे में हम बहुत डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। सांची का महान स्तूप जिस पर आगे चर्चा की जाएगी, अशोक के काल में ईंटों से बनाया गया। सीधा प्रश्न आता है, सांची का महान स्तूप है जो अशोक के काल में किससे निर्मित किया गया? तो ये स्तूप अशोक के काल में ईंटों से बनवाया गया और बाद में इसे पत्थर से ढक दिया गया और नई नई चीजें भी लगा दी गई। अशोक के काल में सांची का स्तूप है वो ईंटों से बनाया गया और इसके बाद इसको पत्थर से बना दिया गया और नई नई चीजों से इसे ढक भी दिया गया। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिनसे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। कालांतर में इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण इस प्रकार के स्तूप है वो बहुत अधिक भारत में बनाए गए। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान और
उसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। यानी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद हमें ऐसे बहुत सारे अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं का नाम और कहीं कहीं तो उसके पैसे का नाम भी दिया गया है। यानी इसके बाद ऐसे बहुत सारे स्तूप बनाए गए जहां पर स्तूप किसने बनाया, उन दानदाताओं के नाम और कहीं कहीं उन दानदाताओं का पैसा, यानी उन दानदाताओं के क्या काम थे, ये भी अंकित किए गए हैं। इन स्तूपों और राजसी यानी इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। यानी इन स्तूपों को देखा जाए तो इन स्तूपों को राजसी संरक्षण यानी बहुत कम ही मिला था, उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं, एक आध मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति यानी गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे। बात करते हैं संरक्षकों की कि इसका संरक्षक कौन थे, तो संरक्षक आम भक्तों से लेकर गृहपति यानी गृहपति भी थे और कुछ स्तूपों के संरक्षक राजा या महाराजा भी हुआ करते थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है। यानी कई स्थानों पर श्रेष्ठ जन या कोई राजा महाराजा या कोई आम भक्त या कोई सेठ साहूकार उसके द्वारा जो दान दिया गया उन दानों का उल्लेख भी मिलता है। लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए, ऐसे अभिलेख बहुत ही कम मिलते हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का नाम भी दिया गया हो। यानी दानदाताओं के नाम, उनके व्यापारिक श्रेणियां या श्रेष्ठ जनों के नाम, राजा महाराजाओं के नाम के स्तूप तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसे स्तूप या ऐसी गुफाएं या ऐसे स्तंभ बहुत कम मिलते हैं जिनमें कलाकारों और शिल्पकारों के नाम दिए गए हैं। यानी अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोडाने गुफा में उसके शिष्य यानी किसके, कान्हा के शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है। यानी अलबत्ता जो महाराष्ट्र में है वहां पर एक पीतल खोड़ा गुफा है, इस गुफा में कलाकार कान्हा का नाम, कौन से कलाकार का नाम, कलाकार कान्हा यानी कान्हा नामक कलाकार का नाम मिलता है। जबकि कोडेन गुफा है, उस गुफा में उस कान्हा के शिष्य जिसका नाम है बालक है, यानी कान्हा के शिष्य बालक का नाम भी हमें देखने को मिलता है। कुछ अभिलेखों या शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे प्रस्तर उत्कीर्णक, स्वर्णकार, पत्थर घिसने और चमकाने वाले, बढ़ई आदि का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे अभिलेख या शिलालेख भी मिले जिसमें शिल्पकारों की या कलाकारों की क्या थी, श्रेणियां दी हुई थी। जैसे कि पत्थर उत्कीर्ण करता, कि ये कलाकार है जो पत्थर को उत्कीर्ण करता है। कौन सा कलाकार है, जो स्वर्णकार है। कौन सा कलाकार है जिसने पत्थर को घिसा यानी पत्थर घिसने वाला। ऐसा कौन सा कलाकार जिसने पत्थर को चमकाया यानी पत्थर को चमकाने वाला। और इनमें ऐसा कौन सा कलाकार है जो क्या है, बढ़ई है। इनका भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। आमतौर पर संपूर्ण कथन है संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था। यानी ये जो संपूर्ण कार्य था, ये संपूर्ण कार्य है जो सामूहिक सहयोग से किया जाता था, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षक के सौजन्य से करवाए जाने का उल्लेख भी मिलता है। यानी इस प्रकार के स्मारक वगैरह थे वो मोस्टली तो सामूहिक रूप से ही सहयोग होता था, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा इसका कुछ एक पार्ट है जो एक विशेष प्रकार के संरक्षक के संयोजन से किया जाता, इसका भी उल्लेख मिलता है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। यानी जो व्यापारी थे जो दान देते थे
तो वो क्या लिखवाते, वो लिखवाते थे अभिलेख। अभिलेख बोलो या फिर लेख बोलो, लेख या अभिलेख, वो लेख लिखवाते या जो अभिलेख लिखवाते, उसके ऊपर वो समय और अपना जो मूल स्थान है, मूल स्थान यानी वो व्यापारी कहाँ का है, उस मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। तो ये हमने पढ़ी थी जो धौली नामक स्थान, धौली कहाँ है, धौली है उड़ीसा, यानी उड़ीसा में एक चट्टान को काट करके एक हाथी की मूर्ति बनाएगी, वो ये है हाथी की मूर्ति। और दूसरी हमने बात की लोमस ऋषि की गुफा का जो प्रवेश द्वार है, जो प्रवेश द्वार है, जो कैसा है, जो मेहराबदार है, जो मेहराबदार है, मेहराबदार प्रवेश द्वार कौन सी गुफा का है, लोमस ऋषि की गुफा का। और ये गुफा किस काल की मानी जाती है, ये गुफा मानी जाती है मौर्य काल की। और लोमस ऋषि की गुफा कहां बनाई गई है, लोमस ऋषि की गुफा बनाई गई है बिहार में। और बिहार में किस स्थान पर, बिहार में अगर हम बात करें स्थान की, तो स्थान है बाराबर। कौन सा स्थान है, बाराबर की पहाड़ी, बाराबर की पहाड़ी पर, बाराबर की पहाड़ी पर यह गुफा बनाई गई। तो अब हमने जितनी भी जो स्लाइडें पढ़ी है, जितना भी हमने जो चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में जितने प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को ही अब हम हल करते हैं। यक्ष और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्ति यानी मूर्तियां कहां पाई गई। सबसे बड़ा प्रश्न या सबसे पहला प्रश्न यही है कि जो मौर्य काल में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां हैं, वो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई है, और वो हमें किन स्थानों से मिली, तो वो मूर्तियां मिली पटना, विदिशा और मथुरा से। पटना, विदिशा और मथुरा से बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली। नेक्स्ट प्रश्न, यक्षिणी की प्रतिमा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, सर्वोत्कृष्ट बोलो या सर्वश्रेष्ठ बोलो या सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बोलो, कहां से प्राप्त हुआ। यानी यक्षिणी की मूर्ति का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो कहां से प्राप्त हुआ, वो हुआ था दीदारगंज। और दीदारगंज कहां है, पटना। तो दीदारगंज पटना से। उड़ीसा में, उड़ीसा में धौली नामक स्थान यानी धौली स्थल पर पत्थर को काटकर किसकी मूर्ति बनाई गई। यानी उड़ीसा में धौली स्थल पर पत्थर को काटकर किसकी मूर्ति बनाई गई, तो उड़ीसा में धौली नामक स्थल पर पत्थर को काटकर हाथी की मूर्ति बनाई गई थी। बार बार या बराबर यानी बिहार में शैलकृत गुफा कौन सी है, यानी बराबर बिहार में शैलकृत गुफा कौन सी है, तो गुफा कौन सी है, लोमस ऋषि की गुफा। अगला प्रश्न, इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार यानी चैत्याकार, चैत्याकार बोलो या फिर चैत्य चाप बोलो, चैत्याकार या चैत्या चाप यानी मेहराबदार के समान है। यानी मौर्यकालीन ऐसी कौन सी गुफा है जिसका प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार है, यानी चैत्याकार है या चाप के आकार का है या मेहराबदार है, ऐसी कौन सी गुफा है, तो वो गुफा है लोमस ऋषि की गुफा। अगला प्रश्न, लोमस ऋषि की गुफा किसने बनवाई, तो लोमस ऋषि की गुफा हम सबको पता है, लोमस ऋषि की गुफा बनवाई सम्राट अशोक ने। लोमस ऋषि की गुफा किसने बनाई, सम्राट अशोक ने बनवाई। अगला प्रश्न, लोमस ऋषि की गुफा सम्राट अशोक ने किसके लिए बनवाई, यानी लोमस ऋषि की गुफा सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए संरक्षित की। यानी लोमस ऋषि की गुफा है जो सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई थी। अगला प्रश्न, स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर होने का क्या कारण था, यानी स्तूपों और विहारों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। यानी मौर्य काल में, किस काल में, मौर्य काल में, मौर्य काल में स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। इसका कारण क्या था, इसका कारण था बौद्ध धर्म और जैन धर्मों की लोकप्रियता। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों, अस्थि अवशेषों, अस्थि अवशेष बोलो या फिर स्मृति चिन्ह है बोलो, अस्थि अवशेष या स्मृति चिन्ह है। यानी भगवान बुद्ध के स्मृति चिन्ह या अस्थि अवशेषों पर
बने स्तूप किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? यानी भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष या स्मृति चिन्हों पर जो स्तूप बनाए गए वो किन स्थानों पर बनाए गए? तो 3 जगहों पर मिले। एक तो है बिहार, एक है नेपाल और तीसरा है उत्तर प्रदेश। तो बिहार में तो मिले राजगृह, वैशाली, वेथद्वीप और पावासे, जबकि नेपाल में मिले कपिलवस्तु, अलकप्पा और रामग्राम, और उत्तर प्रदेश में मिले कुशीनगर एवं पिपली वान से। अगला प्रश्न, अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा की गुफा, यानी सबसे पहले याद यहां भी रखना कि पीतल खोड़ा की गुफा कहां है? तो पीतल खोड़ा की गुफा है अलबत्ता, और अलबत्ता कहां है? महाराष्ट्र में। तो अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा की गुफा किस, यानी पीतल खोड़ा की गुफा में किस कलाकार का नाम मिलता है? यानी पीतल खोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा का नाम मिलता है। अगला प्रश्न, कोडेने, यानी कोडेने गुफा या कोडाने गुफा, कोडेने गुफा में किस कलाकार का नाम मिलता है? तो कोडाने गुफा भी कहां है? कोडाने गुफा भी है महाराष्ट्र। कोडाने गुफा भी कहां है? महाराष्ट्र में है। तो कोडाने गुफा में किस कलाकार का नाम मिलता है? कोडाने गुफा में जो पीतल खोड़ा गुफा में जो कान्हा नामक कलाकार का नाम मिला, उस कलाकार का एक शिष्य था और उस शिष्य का नाम था बालक। तो बालक नामक शिष्य का नाम कहां मिलता है? कोडेने गुफा में मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, और मिलते हैं हम अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।